अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी कि कौन सा लीडर कितने दिनों से जेल में है। तोशाखाना के हवाले से कुछ खबर है, लेकिन ये इमरान खान वाला तोशाखाना नहीं, ये नवाज शरीफ साहब वाला तोशाखाना का जो केस है उस हवाले से कुछ चीजें आपको बताऊंगा। 9 मई के हवाले से जो जज साहब मुकदमात सुन रहे थे उसमें भी एक पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से भी तफसीलात हैं। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने हलफ उठा लिया और वो आपको पता है पार्लियामेंट में पहुंच चुकी हैं और बड़ी अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान में सियासत करें और पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। आप लोगों ने अक्सर एक इस्तिलाह सुनी होगी और कुछ सीनियर सहाफियों की जानिब से ये इस्तिलाह सुनी होगी। वो ये कहते हैं कि जो वो वाली जमात है उसके जो वोटर सपोर्टर हैं वो कल्ट हैं, वो जनाब परफॉर्मेंस में बात नहीं करते, वो कल्ट हैं। अब आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जब हलफ ले रही थी उसके बाद वीडियो शेयर करके, तस्वीरें शेयर करके सीनियर सहाफी कुछ और कुछ दीगर लोग जो हैं वो इस तरह की कि जनाब क्या खूबसूरती से उन्होंने हलफ लिया। उन्होंने कोई बीच में बिल्कुल किसी जगह पे भी वो हकलाई नहीं, कोई उन्होंने फंबल नहीं किया, किसी को बीबी की रूह उनमें नजर आ गई। ये होता है असल में कल्ट, जब दानिश्वर तबका इस किस्म की बातें करें। अब इमरान खान का कोई सपोर्टर या मियां साहब का कोई वोटर या भुट्टो का कोई आम वोटर वो ये कहे कि जनाब ये तारीफ करे कि जो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ले लिया, हलफ ले लिया, उन्होंने जनाब बड़े अच्छे तरीके से वहां पे जाके बात कर ली, या वो बड़ा इमरान खान बड़ा हैंडसम लग रहा है, या मियां साहब जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, तो वो तो समझ आती है। लेकिन जब दानिश्वर तबका जो है इस तरह बात करे तो फिर आप समझ जाएं कि ये होता है कल्ट। और इस पे सोने पे सुहागा कि ये वो दानिश्वर तबका है जो उन लोगों को जो अपनी सियासी लीडर की तारीफ करते हैं उनको ये कल्ट कहते हैं। भाई आप बताएं ना कि आसफा भुट्टो ने क्या परफॉर्मेंस की है कि जिसकी वजह से वो इस वक्त पार्लियामेंट में पहुंची हैं, उनकी हुकूमत की वहां पे क्या कारकर्दगी है, सिर्फ इसलिए कि वो बीबी की बेटी हैं या भुट्टो की नवासी हैं। तो ये होता है कल्ट, जो आप लोगों को बार बार कल्ट कल्ट कहते हैं ना, ये है असल कल्ट जो दानिश्वर तबके के अंदर है कि ये उन्हीं की चंद खानदानों की तारीफें करते हैं, चंद खानदानों की मदा सराई करते हैं, उन्हीं के जाके इंटरव्यू करते हैं, उन्हीं से जाके पूछते हैं कि जनाब ये मसला क्या है, ये क्या है। इनको नहीं पता कि इस मुल्क के मसाइल की असल वजह क्या है और इन खानदानों ने उसमें क्या किरदार अदा किया है। बाकी अगर अवाम उनको वोट देते हैं तो वो जरूर दें, वो अवाम के नुमाइंदे हैं। अवाम को तो आप अवाम के साथ नहीं लड़ सकते, अवाम ने तो वो करना होता है। लेकिन जब दानिश्वर तबका इस किस्म की बातें करना शुरू कर दे, मदार सराई शुरू कर दे, तो ये बुनियादी तौर पे एक कल्ट का निशानी है। असल वो कल्ट नहीं होता जो किसी जमात का वोटर सपोर्टर किसी को पसंद करे, वो उसने तो अपनी जमात को पसंद करना ही होता है, पर वो इनको कल्ट लगता है और ये इनको जो है असल जमहूरियत लगती है। अच्छा जी, हमारे जो वजीर खजाना हैं उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात की है। अजय बंगा गालिबन उनका नाम है, ये सामने आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये भारतीय निजाद हैं और उन्होंने जो खबर ये है कि डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम की वर्ल्ड बैंक ने हमायत की है। बड़ी अच्छी और पॉजिटिव ये मीटिंग रही। ये इनका ताल्लुक जो ये शख्सियत हैं अजय बंगा गालिबन इनका नाम है, ये भारत से हैं। 2007-8 में इनको फिर अमेरिका की नेशनैलिटी मिल गई थी। ये सारी जिंदगी इनकी भारत में गुजरी, वहीं पे ये पढ़े लिखे, फिर बाद में भी जाके इन्होंने बाहर भी कुछ वो ऑब्वियसली कोर्सेज वगैरह किए, लेकिन ओरिजिनली ये भारत से हैं। ना सिर्फ ये भारत से हैं बल्कि ये एक भारतीय आर्मी अफसर के बेटे हैं और ये किसी कंटोनमेंट में पैदा हुए थे और इनके वालिद साहब भी जो है वो भारतीय फौज में जनरल थे। तो अब इस वक्त वो वर्ल्ड बैंक के सदर हैं और हम वर्ल्ड बैंक से क्या कुछ चाहते हैं या वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स हमारे बारे में आती हैं वो हमें भी पता है। ये नहीं बल्कि एक बरतानिया में लॉर्ड बेलामोरिया हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनको बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर भी बना दिया गया। वो भी एक भारतीय आर्मी अफसर के बेटे हैं, वो जनरल बेलामोरिया के बेटे हैं। तो ये एनीवे ये थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करें, इसलिए कि हमारा तो अक्सर वो होता है जिसे आप कहते हैं इंटरेस्ट होता है, भारत को हम में होता है, हमें भारत में होता है। अब पता नहीं पाकिस्तानी कितने जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो हैं वो बाहर जाके इतनी इतनी बड़ी पोजीशंस पे यकीनन होंगे। अच्छी बात है, पाकिस्तान से पढ़ के जाएं, बाहर जाके काम करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पर यहाँ पे जो मीटिंग हुई है वो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं उनके हवाले से हुई है और वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं वो ऑब्वियसली इस वक्त कोई इंडिया के बैंक के सदर नहीं, वर्ल्ड बैंक के सदर हैं और वर्ल्ड बैंक तो पूरी दुनिया को देखता है। तो उन्होंने हमारे डिजिटलाइजेशन जो प्रोग्राम है उसकी हमायत की है। 9 मई के जो केसेस हैं उनके हवाले से भी मैं आता हूं, लेकिन पहले तोशाखाना जो रेफरेंस है ये इसको अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से रेफरेंस है उसमें लिखा है, मैं जरा खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं
तोशा खाना गाड़ी रेफरेंस नैब की नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा। जी हाँ जी, नैब ने रिक्वेस्ट कर दी है कि मियां साहब को बरी कर दें। अब आप इस खबर की पूरी तफसील पढ़ें तो उसमें कहा कि ये गाड़ी मियां साहब को मिली थी 1997 में, उन्होंने तोशा खाना में जमा करा दी थी। फिर 2008 में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ये गाड़ी नवाज शरीफ को ऑफर की और नवाज शरीफ साहब ने ये गाड़ी खरीद ली। और नैब की रिपोर्ट में बताया गया कि किसी जाली बैंक अकाउंट से भी इसकी पेमेंट वगैरह नहीं हुई, तो लिहाजा ये रेफरेंस जो है वापस ले लिया जाए या फिर नवाज शरीफ को इस रेफरेंस से बरी कर दिया जाए। तो ये गाड़ी की तो मलकियत तब्दील हो गई थी। मतलब कि क्या तोशा खाना ने ओपन ट्रांसफर लेटर पे रखी हुई थी गाड़ी कि मियां साहब को ये गाड़ी मिली, उन्होंने तोशा खाना में जमा करवा दी, बाद में ले ली, पर वो उन्होंने एनीवे उन्होंने कहा कि जनाब ये, और किसी आम बंदे ने नहीं कहा, खुद नैब ने कहा है कि हमें कोई मसला नहीं है, आप जो है वो वापस ले लें। तो अच्छी बात है, दैट्स गुड। इंसाफ हो रहा है तो इंसाफ होना चाहिए और होता हुआ नजर भी आना चाहिए। 9 मई के हवाले से भी जनाब हुकूमत की ख्वाहिश है कि इंसाफ हो। और 9 मई जो केसेस हैं, प्रोसिक्यूटर्स, जी हाँ जी, हुकूमत जो है उन्होंने जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है कि वो मुल्जिमान को रिलीफ दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ये भी पाकिस्तान की तारीख का कोई पहला वाकया होगा कि प्रोसिक्यूटर्स ने जो है वही उन्होंने ही जज साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया। और नॉर्मली तो ये होता है अगर कोई और करे। तो अब ये जो खबर ये है कि जितने 14 मुकदमात की जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और सरकारी चारों प्रोसिक्यूटर्स ने, जी हाँ जी, चारों प्रोसिक्यूटर्स ने जज पर अदम एतमाद करके हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिए। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने कुछ जमानतें वगैरह भी ली थी और उसके ऊपर कुछ हुकूमत में ऑब्वियसली इस्तराब होगा, हुकूमत उससे खुश नहीं होगी। सानिया 9 मई के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हो गई है जी। 9 मई मुकदमात के तमाम सरकारी प्रोसिक्यूटर्स ने समाअत करने वाली अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ पर अदम एतमाद करते हुए मुकदमात उनसे ट्रांसफर करने के लिए हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में रेफरेंस दायर कर दिया है। उन्होंने मौके पर इख्तियार किया कि अदालत के जज रावलपिंडी बार के हैं और ये मुल्जिमान के वकला को रिलीफ देते हैं, लिहाजा सानिया 9 मई में मुकदमात इन से ट्रांसफर किए जाएं। रेफरेंस दायर होने पर अदालत ने सानिया 9 मई के तमाम मुकदमात की समाअत रोक दी है। आज केसेस की समाअत के लिए जनाब साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब वहां पे मौजूद थे, शिबली फराज साहब मौजूद थे, शीनी मजारी साहिबा मौजूद थी, सरताज गुल साहिबा मौजूद थी, राजा बशारत साहब थे, शरियार आफरीदी साहब थे, राशिद रफीक साहब थे, कर्नल अजमल साबर साहब, बहुत सारे दीगर जो कारकुनान जो हैं वो भी पेशी के लिए वहां पे मौजूद थे। लेकिन इन जज साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया प्रोसिक्यूटर्स ने। और इल्जाम यह है कि वो जी जमानत उन्होंने दी है। भाई आपने अब तक क्या साबित किया है कि आप तो कह रहे थे ये क्लोज एंड शट केस है और जनाब सब कुछ साबित हो जाएगा। 9 मई का जब केस गया सुप्रीम कोर्ट में तो जस्टिस मंदोखेल साहब ने वहां पे क्या रिमार्क्स दिए, दीगर जो मोजिज जज साहिबान ने उन्होंने वहां पे क्या रिमार्क्स दिए वो हमारे सामने है। अगर यहां से कोई रिलीफ मिला होता गलत तो ऊपर अदालतों से आप वो रिलीफ खत्म करा दें। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जज साहब को हटा दिया जाए। पर एनीवे ये है जनाब इस केस की पेशरफ्त। अच्छा जी, ये खबर सामने आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस सी के मरीज पाकिस्तान में है। 88 लाख तादाद है हेपेटाइटिस सी के मरीजों की पाकिस्तान में, जो इंडिया से भी ज्यादा है। उसकी आबादी कितनी है? 1.5 अरब के करीब। जो चाइना से भी ज्यादा है उसकी आबादी भी 1 अरब से ज्यादा है। उन दोनों ममालिक में इतनी तादाद में हेपेटाइटिस सी के मरीज नहीं है जितने पाकिस्तान में है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी के पाकिस्तान में तकरीबन 40 लाख के करीब मरीज हैं। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सामने आया, ये खबर आप देख सकते हैं। आपने कभी किसी भी पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान को देखा कि जनाब हेपेटाइटिस का बड़ा मर्ज है? अगर आप फैसलाबाद में चले जाएं, पाकिस्तान के उन शहरों में उसका शुमार होता है जहां पे बड़ी तादाद में लोग इस मर्ज से जो है वो मुतासिर हैं। वहां पे जब मियां साहब गए थे तो जी मोटरवे बना देंगे, तो एक और मोटरवे डाल देंगे, वो मोटरवे डाल देंगे। आज तक आपने कभी सुना कि किसी जमात ने कहा कि साफ पानी फराम किया जाएगा, मेडिकल की ऐसी फैसिलिटीज फराम की जाएंगी कि इस तरह के इन्फेक्शन ना फैलें? हमारी तरजीहात ही कुछ हो रहे हैं, इन चीजों के ऊपर बात ही नहीं होती। पता नहीं इधर की बातें हो रही हैं, उधर की बातें हो रही हैं, जनाब ये तारीफ हो रही है, वो तारीफ हो रही है, जनाब वो उसने हलफ बड़ा अच्छा ले लिया, वो बड़ा स्मार्ट हो गया, तो वो ये हो गया। हुक्मरानों का काम होता है अवाम के मसाइल को डिस्कस करना। अब ये क्यों मसाइल डिस्कस नहीं होते ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए नहीं होते कि अवाम में से नहीं है हमारे हुक्मरान, वो आम तबके में से नहीं है। ये तो फ्रेंच मिनरल वाटर पीने वाले लोग हैं। मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा।
ये जिस जगहों पे रहते हैं जिधर इनके इलाज होते हैं, इनको क्या पता लगे कि जनाब सरकारी अस्पतालों में कितना इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस सी जो है वो इन्फेक्शन से फैलता है, इंजेक्शन से फैलता है। अगर आपका कहीं पे कोई इस तरह का चीज दोबारा इस्तेमाल हो अस्पतालों के अंदर, दीगर क्लिनिक्स के अंदर, इनके इलाज होते हैं। अमेरिका, बरतानिया, स्विट्जरलैंड, छोटी सी सर्जरी हो जाए या बड़ा कोई इलाज हो जाए, दुनिया भर में इनके इलाज होते हैं। तो इनको क्या पता कि पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं। लेकिन यहाँ पे जो वो हमारा दानिश्वर जो है, वो कल्ट जो है दानिश्वर, वो ऐसा कल्ट है कि वो इनकी मदासराई से नहीं आगे उठता। वो यही कहता कि जी इन्होंने ही सारे मसाइल हल करने। मसाइल तब हल होंगे जब अवाम में से हुक्मरान आएंगे। वो मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि जब हुक्मरान आएंगे आपकी अवाम में से, अवाम के नुमाइंदे होंगे हकीकी मानों में, तो तब ये तादाद आप देखेंगे कि कम हो जाएगी, तब ये तादाद आप देखेंगे कि उसमें बेहतरी आएगी, क्योंकि जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो होगी। अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि सऊदी अरब का जो वफ्द आया हुआ है उसके नतीजे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने अपनी काबीना को मुबारकबाद भी दी कि बड़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने तैयारी की हुई थी, हम भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ये सरमायाकारी आए। इसलिए कि अगर ये सरमायाकारी आएगी तो समझने की चीज़ ये है कि ये किसी एक सियासी जमात का या हुकूमत का फ़ायदा नहीं है, ये मेरा फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, 24-25 करोड़ अवाम का फ़ायदा है। तो हम सबको इसके ऊपर दुआ भी करनी चाहिए और उम्मीद भी रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला ये सरमायाकारी ज़रूर आएगी और सऊदी अरब जो हमारा दोस्त मुल्क है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा, जिससे पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा होगा। तो हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये ज़रूर सरमायाकारी आएगी। एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब ये भी हमें बता दें कि वो जो जिनीवा कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपनी टीम को उस वक्त भी मुबारकबाद दी थी कि बड़ी बेहतरीन आप लोगों ने कारकर्दगी दिखाई और आलमी दुनिया ने हमें 9 अरब डॉलर से ज्यादा की जो मनी है, रकम है, वो प्लेज की है। ये भी बता दें कि वो 9 अरब डॉलर पाकिस्तान पहुंच गए हैं, इसलिए कि उस वक्त तो वो पिछली हुकूमत थी इनकी, अब ये दोबारा इक़्तिदार में आ चुके हैं। तो ये भी रोशनी डाल दी जाए और जूं जूं ये अरबों डॉलर सऊदी अरब से आना शुरू होते हैं तो हुकूमत को चाहिए कि हमें भी महीने की हर महीने अपडेट करती रहे आवाम को कि इतने अरब डॉलर आ गए हैं या इतने 100 मिलियन डॉलर आ गए हैं सऊदी अरब से, ताकि जो सरमायाकारी हो रही है आवाम को भी पता चले कि अभी मुश्किल हालात हैं, इकॉनमी दुरुस्त नहीं है, महंगाई है, लेकिन सरमायाकारी आ रही है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये उम्मीद है कि हुकूमत अप टू डेट करती रहेगी आवाम को और हमें बताती रहेगी कि एक तो जिनीवा वाले डॉलर कितने पहुंच चुके हैं पाकिस्तान में, कितने अरब आ चुके हैं, और सऊदी अरब के जो है वो अगले महीने कितने आएंगे, उससे अगले महीने कितने आएंगे, या अगले 6 महीने के अंदर कितने आएंगे, कोई एग्जैक्ट फिगर भी आवाम के साथ शेयर कर दिया जाए। अच्छा जी, कौन सा सियासी रहनुमा कितने दिनों से जेल में है उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंसती है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जी हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि दुनिया हम पे हंस रही है कि आए रोज जनाब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद होता है। एक्स क्यों बंद किया गया है, किसने बंद किया है, बताया जाए। वजारत इस हवाले से जो वजारत दाखिला है वो भी बताए और इसको बहाल किया जाए। अगर बहाल नहीं किया गया तो वो कोई हुक्म जारी करेंगे। तो दुनिया तो हमें इस तरह देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक्स भी बंद है। ये चीफ जस्टिस साहब सिंध हाई कोर्ट के मोजिज जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये फरमाया। अब ये बात तो बिल्कुल उनकी दुरुस्त है। अगर हमने दुनिया के साथ चलना है, डिजिटलाइजेशन के बारे में हम बता रहे हैं वर्ल्ड बैंक के सदर को, हमारे वजीर खजाना, और उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटलाइजेशन के प्रोग्राम को की वो हमायत कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा जो है प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक के सदर ने। पर दूसरी तरफ जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर किस किस्म की पाबंदियां लग रही हैं। तो ये इस तरह तो नहीं चलेगा। या तो आपने ओपन होके पूरी दुनिया के साथ चलना है या आपने बिल्कुल अपने आप को बंद कर लेना है। कोई चाइना मॉडल या कोई मशरक़ वुस्ता के किसी मुल्क का कोई मॉडल बना लेना है। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब भी उस दिन कह रहे थे कि मशरक़ वुस्ता में जनाब ये बड़ा होता है, वो बड़ा होता है, वहाँ पे इस हवाले से बड़ी सख्त चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो उनके तो गवर्नेंस मॉडल डिफरेंट है। आप भी वैसा मॉडल ले आए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत खत्म कर दें। ये इस चीज़ का आलाप छोड़ दें कि जी हम जमहूरी मुल्क हैं और 14 करोड़ अवाम या 24 करोड़ अवाम या 20 करोड़ अवाम के नुमाइंदे, ये कहना छोड़ दें। फिर कह दें कि जनाब ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में इस तरह का निज़ाम है। तो ठीक है, उसमें अगर आप बेहतरी ला सकते हैं उस तरह के निज़ाम में तो ले आए, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। मशरक़ वुस्ता में जो जो सहूलतें देते हैं वो अपने शहरियों को वो भी आप दे दें, तो मेरे ख्याल में इधर भी फिर लोगों को कोई मसला नहीं होगा। तो अभी तक तो वो मसला नहीं है। अभी तक तो यहाँ इशू ये है कि जमहूरियत है और जमहूरियत के नाम पे जो लोग यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं और जमहूर के नाम पे जो आसाइशें ले रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, फिर वो मॉडल हमें बताएं मशरक़ वुस्ता के, मॉडल हमें बताएं वो चाइना के, चाहे वो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, तो वो तो मुनासिब नहीं है। आपको तो अवाम ने
इलेक्ट किया है। आपकी जो हुकूमतें हैं वो तो ये कहती हैं हम अवाम के नाम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, अवाम के मैंडेट से हुक्मरानी कर रहे हैं। तो फिर जो अवामी ओपननेस डिमांड करती है चीज़ एक जमहूरियत के अंदर, तो फिर आप वो भी दिखाएं। फिर तो आपका यहाँ पे गवर्नेंस मॉडल जो है वो फिर वेस्ट के तर्ज पे ही होना चाहिए, जमहूरी तरीकों के मुताबिक ही होना चाहिए। तो उसमें तो फिर एक्स की बंदिश की गुंजाइश नहीं है। पर अब देखते हैं जनाब ये एक्स वाला जो बंदिश वाला मामला है ये आगे किस तरफ जाता है और कब ये बहाल होता है। वैसे अदालत में बताया गया कि गुज़िश्ता रोज वो चल रहा था एक्स। तो अब आई डोंट नो ये एक्स है या जनरेटर है कि कभी चलना शुरू हो जाता है कभी बंद होना शुरू हो जाता है। तो पर कोई मसला ज़रूर है इसके अंदर। तो देखते हैं जनाब कब इसकी जो सर्विस है वो मुकम्मल तौर पे बहाल होती है और हुकूमत इस हवाले से क्या कहती है। वैसे मशरक़ वस्ता के मॉडल की बात की जाए तो जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी मशरक़ वस्ता के कुछ मुल्क जो हैं वो हमारी हुकूमत से नाखुश थे। ये बड़ा वाइडली मीडिया में रिपोर्ट हुआ, सियासतदान भी इसको रिपोर्ट करते हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि जी वो इमरान खान साहब से तो एक दफ़ा जहाज भी वापस बुला लिया गया था और इमरान खान साहब जो मलेशिया जा रहे थे कोलालमपुर समिट में शिरकत के लिए तैयब उर्दगान साहब के साथ, उसके ऊपर भी सऊदी अरब ने नाराज़गी का इजहार किया था। और मैंने तकरीबन उस 2.5-3 साल पहले उस दौर के अंदर, आप मेरे व्लॉग के अंदर ऑन रिकॉर्ड वो चीज़ मौजूद है, और मैंने आपको कहा था कि मशरक़ वस्ता से सफारती सतह के ऊपर एक पैगाम आया है कि इमरान खान साहब बहुत सारी बातें जो करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में जाके वो बड़ी पॉपुलिस्ट किस्म की बातें हैं, और उससे जो मशरक़ वस्ता की स्ट्रीट हैं मुख्तलिफ ममालिक की उसमें जो है वो मुतासिर हो सकती हैं, वो वहाँ के जो सिस्टम है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो इमरान खान साहब को वहाँ से भी रेजिस्टेंस आ रहा था। ये मैंने उस ज़माने में भी आपको ये चीज़ें बना के शेयर की थी और बताया था कि इमरान खान साहब बहुत सारी ऐसे बातें कर जाते हैं जो आम मशरक़ वस्ता के जो बंदे हैं वो सुनने के आदी नहीं है। अपनी लीडरशिप से जिस तरह की बातें उन्होंने कौम मुत्तहिदा में जाके की, इस्लामोफोबिया के हवाले से की, दीगर चीज़ों के हवाले से की, नामूस रसालत के हवाले से की, बहुत सारी बातें खान साहब ने जो जाके की अक़वाम मुत्तहिदा में, आम तौर पे जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं, वो उस तरह का मौक़िफ़ नहीं लेते। और मुसलमानों का आपस में भी सियासत है ममालिक की, तो वो उसके ऊपर भी वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते थे। बल्कि आपको पता है तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात काफ़ी उसमें भी तलख़ी रही। अब तो वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और काफ़ी हद तक नॉर्मल हो भी गए हैं। एक जो सऊदी अरब के सहाफ़ी थे उनके साथ एक वाक़या पेश आया तुर्की के अंदर, उनको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया, इल्ज़ाम लगा सऊदी अरब के ऊपर, वो और अमेरिका भी उसमें पड़ा और मगरबी ममालिक भी उसमें पड़े, बहुत कुछ होता रहा। तो वो काफ़ी दौर टेंस था, मुसलमान ममालिक के दरमियान भी इख्तिलाफ़ात थे। और इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत था उसके हवाले से ये बिल्कुल जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, मुख्तलिफ जय्यद सहाफ़ी करते हैं, इमरान खान के जो मुखालिफ सियासतदान हैं वो करते हैं कि जी सऊदी अरब नाखुश था, वो नाखुश था। तो यकीनन इन बातों में सदाकत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी और कुछ हो सकता है उस हुकूमत के अपने मसाइल हों, इमरान खान की हुकूमत के, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मशरक़ वस्ता में भी अनईजीनेस थी खान साहब की दौरे हुकूमत के दौरान। अच्छा जी, आखिर में आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि कौन सा सियासी रहनुमा जो है कितने दिनों से जेल के अंदर है। अगर आप इमरान खान साहब से ही शुरू कर लें तो इमरान खान साहब तकरीबन 255 दिनों से जेल के अंदर हैं। उनकी जो अहलियां हैं, ऑल्दो उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उनको साथ ही हर जगह पे सियासी मुखालफिन भी टारगेट करते हैं, जोड़ते भी साथ ही हैं। तो इनको हमने भी सियासी कैदियों में ही डाला है। तो इनको तकरीबन 77 डेज हो गए हैं, 77 दिन हो गए हैं। इसी तरह यास्मीन राशिद साहिबा हो जाएं, आलिया हमजा मलिक साहिबा हो जाएं, सनम जावेद साहिबा हो जाएं, इनको 347 दिन तकरीबन हो चुके हैं जेल के अंदर, यानी 1 साल हो गया इन तीनों ख्वातीन को जेल के अंदर। और उसके बाद अगर आप दीगर लीडरशिप को देखें तो आपके जो एजाज चौधरी साहब हैं, सेनेटर एजाज चौधरी, उनको भी 346 दिन हुए हैं। उमर चीमा साहब को 346 दिन हुए हैं, ये भी तकरीबन 1 साल बनता है। शाह महमूद कुरैशी साहब को 236 दिन हो गए हैं। उसके साथ साथ अगर आप मियां महमूद रशीद साहब को देखें तो उनको भी 346 यानी 1 साल से तकरीबन जो है वो जेल में। चौधरी परवेज इलाही, जी हाँ जी, चौधरी परवेज इलाही साहब, वो चौधरी परवेज इलाही जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो सबसे पहले खान साहब को छोड़ देंगे, काफ लीग वाले, चौधरी परवेज इलाही को 324 दिन हो गए हैं। और चौधरी परवेज इलाही साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है और बाकी इनके दीगर जो क़यादत है उनके भी हवाले से आपको पता है सेहत के हवाले से खबरें आती रहती हैं। पर चौधरी साहब को भी 324 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया है। अगर आप देखें नासिर अब्बास शाह जो हैं
वो जनाब 157 डेज से जेल में है। और ऑल्दो कि इनका सियासत से उस तरह ताल्लुक नहीं है, मोहम्मद खान भट्टी साहब जो आपको पता है कि सेक्रेटरी भी थे पंजाब असेंबली के, चौधरी परवेज इलाही साहब के बड़े करीबी हैं, कुछ अरसा गायब भी रहे, उनको 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, 410 दिन हो गए हैं मोहम्मद खान भट्टी को जेल में। इसी तरह मियां इबाद फारूक जिसका बेटा भी उसकी असीरी के दौरान इस दुनिया से चला गया, उसको भी तकरीबन 1 साल हो चुका है, 346 दिन हो चुके हैं। मियां अकरम उस्मान जो हैं उनको भी 346 दिन हो चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम, जी हाँ जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम जो हैं उनको 340 दिन यानी तकरीबन 1 साल हो चुका है उनको भी। हसान न्याजी जो इमरान खान के भांजे हैं उनको जनाब 246 दिन हो चुके हैं। एडवोकेट हैदर मजीद जो है उसको भी 246 दिन हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो थोड़े से प्रोमिनेंट हैं। इसके अलावा दीगर भी जो सियासी वर्कर्स वगैरह हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद है जो जेलों में हैं। ये फिगर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शेयर किए हैं और ये वो लीडर हैं या वो लोग हैं जिनका सियासत से ताल्लुक है, लेकिन बार बार हुकूमत कहती है कि जी हमारे दौर में, और बिलावल साहब भी कहते हैं कि कोई सियासी कैदी नहीं है। तो अब बुशरा बीबी जो हैं उनके पास कौन सा सियासी ओहदा था और उन्होंने कौन सी ऐसी हरकत की कि जनाब उनके निकाह का केस भी है, ये केस भी है, वो केस भी है, उनको जेलों में डाला हुआ है। अब इतने अरसे के अंदर क्या चीज इन लोगों के खिलाफ साबित हुई है, क्या कुछ हुआ है, कोई माने या ना माने ये सियासी कैदी ही हैं और इनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो इनकी सियासत की वजह से ही है। बाकी तो अदालतों के अंदर जो साबित होना है या नहीं साबित होना वो तो अदालतों में होगा, लेकिन इन ये जो असीरान हैं इनकी असीरी से आप सियासत को माइनस नहीं कर सकते। ये अगर वहां पे हैं तो अपनी सियासत की वजह से ही हैं, ये सियासी कैदी ही हैं। कुछ इनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पे सियासी नौयत के हैं। बाकी कुछ मुकदमात ऐसे हो सकते हैं जिन पे आप बहस कर सकते हैं कि जनाब ये मुकदमा है, वो मेरिट पे उसकी तहकीकात होंगी और मुकदमा चलेगा और फिर फैसला होगा। लेकिन ये जनाब उन लोगों की फहरिस्त जो चीदा लोग हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इस वक्त वो जेलों में है और कितने दिनों से जेल में है। बहुत जल्दी आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।